नमस्कार, सबका हिसाब होगा देख रहे हैं आप और आपके साथ मैं हूं ऋतु। शुरुआत करते हैं बुलेटिन की और आज बात मिडिल ईस्ट की उस संग्राम को लेकर, उस पशोपेश की स्थिति को लेकर जिसको लेकर इस वक्त पूरे राजनीतिक दुनिया में और खास तौर पर इसको लेकर पूरी दुनिया भर में चर्चाओं का बाजार कर रहे हैं। बात दोहा को लेकर मैं कर रही हूं। दोहा में ईरान ने ऐसी चाल चली है कि सुपर पावर अमेरिका और डोनाल्ड ट्रंप चारों खारिचित हो गए हैं। कतर की मध्यस्थता में दोनों देशों के बीच 1-to-1 बातचीत तो नहीं हुई, लेकिन बैक चैनल यानी कि अप्रत्यक्ष बातचीत में ईरान ने बाजी मार दी। अब आप पूछेंगे कि आखिर ये कैसी बाजी और कैसी जीत? दरअसल ईरान ने बंद कमरों से अमेरिका को क्लियर कट मैसेज भेज दिया, डील चाहिए तो शर्तें हमारी ही माननी पड़ेगी। ईरान की इस सख्त पोजीशन के सामने ट्रंप एंड टीम को थोड़ा झुकना पड़ा है। सीधे तौर पर यहां पर कहा जा रहा है कि ये जो झुकना पड़ा है ये डायरेक्टली नहीं हुआ है। इसे अगर आप देखें तो बैक चैनल डिप्लोमेसी का असर अगर माने तो ये इनडायरेक्ट वे में जरूर हुआ है। इशारों इशारों में ट्रंप की टीम ने ईरान की शर्तें मानने पर हामी भर दी। अब ये भी एक नई तस्वीर और एक नया जो यहां से चर्चाओं का जो बाजार गर्म हो रहा है वो इस बात को लेकर हो रहा है कि दोहा की वार्ता सफल होगी या फिर से यहां संग्राम और ज्यादा भीषण होगा। अब आपको बताते हैं कि दोहा में क्या कुछ हुआ है, क्या प्रगति हुई है। दोहा में कतर पाकिस्तान की मध्यस्थता में अप्रत्यक्ष बातचीत हुई, बैक चैनल्स के थ्रू, सीधे 1-to-1 नहीं। पाकिस्तान की मध्यस्थता में यह अप्रत्यक्ष बातचीत अभी तक बताई जा रही है। अमेरिका ईरान के अधिकारी आमने सामने नहीं मिले। परमाणु कार्यक्रम हो, $6 अरब के फ्रीज फंड्स हो, इन पर चर्चा हुई। ईरान ने अमेरिका पर समझौते की शर्तें तोड़ने का बड़ा आरोप भी लगाया। समझौते के उल्लंघन पर नजर रखा जाएगा। अलग मॉनिटरिंग चैनल्स बनाने पर भी सहमति बनी है। कतर ने वार्ता को सकारात्मक बताया है, पॉजिटिव। दोनों पक्ष जल्द अगले दौर की बातचीत भी करेंगे। लेकिन इस बीच तस्वीर कैसे और ज्यादा दुविधा वाली बन रही है वो इसलिए क्योंकि सवाल उठ रहा है ट्रंप वर्सेस ईरान की इस दोहा जंग में जीता कौन है। जवाब साफ है, अभी तक ये नजर आ रहा है कि ईरान ने घुटने टिका दिए। चाहे जमीन पर युद्ध के अगर हम हालातों को देखें या फिर बातचीत की टेबल पर बड़ी डील को लेकर ईरान हर मोर्चे पर अमेरिका से 2 कदम आगे ही चल रहा है और अपनी बढ़त भी बनाए हुए हैं। अब पूरी दुनिया की नजरें अगले दौर की बातचीत पर टिकी हुई है जो जल्द होने वाली है। क्या अमेरिका ईरान की हर शर्त पूरी करेगा? आज इसी मुद्दे पर चर्चा के लिए हमारे साथ खास पैनल भी जुड़ा हुआ है, उनसे भी आपको रूबरू करवाऊंगी। लेकिन उससे पहले एक हमने रिपोर्ट तैयार की इसी मामले पर दिखाई। ट्रंप वर्सेस ईरान, किसके पास खाड़ी की कमान? दोहा में ईरान का खेल, अमेरिका हुआ फेल। ईरान ने चाल बदली, मुश्तबा बने बाहुबली। परमाणु जांच से किनारा, ट्रंप ने हथियार डाला। शर्तों में नहीं खौरमूज, अमेरिका का खत्म वजूद। ईरान को डॉलर मिलेगा, मोसाद खून के आंसू रोएगा। तो आपने देखा कैसे इस वक्त जो वार्ता है एक तरफ चल रही, दूसरी तरफ जो संग्राम में जो विध्वंस लीला है उसकी पटकथा को लेकर के भी लगातार हलचल तेज है। इस बीच आज का बड़ा सवाल जल्दी से आपके सामने रख देती हूं।
सवाल ये कि दोहा में सीधी वार्ता नहीं होने के बावजूद उसे कामयाब बताना क्या ट्रंप का ईरान के आगे सरेंडर नहीं है, मजबूरी नहीं है? क्या ये बैक चैनल वाली डिप्लोमेसी इंपॉर्टेंट है, जरूरी है, या इस वक्त मजबूरी ट्रंप की? स्थिति क्या है, इसी पर करेंगे चर्चा। हमारे साथ खास मेहमान जुड़े हुए हैं। तारुफ करवा दूं आपका, कर्नल सुशील पठानिया सर हमारे साथ कनेक्ट है, मेजर विराट मिश्रा, मौलाना नाजिम अशरफी हमारे साथ कनेक्ट है, और प्रियंका यादव राजनीतिक विश्लेषक के रूप में हमारे साथ रूस से लाइव कनेक्ट है। सभी का बहुत स्वागत। पहला सवाल सुशील सर आप ही से, ये अगर सीधे तौर पर मैं दोहा की पूरी डिप्लोमेसी, दोहा की पूरी वार्ता को एक तराजू में तोलूं तो आपको कितना वजन दिख रहा है, इंटेंसिटी है कितनी? दोहा वाली वार्ता अमल में आ पाएगी या नहीं आ पाएगी वो तो दूसरा प्रश्न, लेकिन पहला प्रश्न ये कि डोनाल्ड ट्रंप क्या मजबूर हो गए, किसी भी कीमत पर अब वार्ता सफल होनी ही चाहिए, पल्ला छुड़ाना है जंग से बस? देखिए रितु जी, एक तो मैं आपको आपकी जो प्रेजेंटेशन है उसके बाद और मुबारकबाद देता हूँ। थैंक यू। क्योंकि अगर मैं सपोज एज ए लेमैन मैं पहली बार ये देख रहा था तो आई वुड हैव सेड कि वेल फॉट यूएसए, ईरान इज द विनर, राइट? It's a matter of अभी हो क्या रहा है, let's see what is the situation on ground. Let's not be either pessimistic or optimistic, and let's be realistic. अभी situation जो ground पे है, because that will tell us that what may happen. And you can't predict because negotiation चल रही है, दोनों देश अपने अपने नेशनल और स्ट्रेटेजिकल और इकोनॉमिकल इंटरेस्ट देखेंगे। तो ये लंबा, दिस इज नॉट ए T20 मैच, लेट्स पुट इट दैट वे। इट्स ए टेस्ट मैच, तो टेस्ट मैच का जो नतीजा है वो एंड तक पता आपको नहीं लग सकता। T20 में यू कैन मेक सम प्रेडिक्शंस। So the situation to my knowledge which is obtaining on the ground at the moment is हॉर्मुज़ स्ट्रेट जो है, ओमान वाला जो कोस्टल एरिया वहां से वो खुल चुकी है। ईरान वाली साइड से वो कह नहीं रहे कि वहां पे माइंस वगैरह लगी है, सो इट्स वेरी अनसेफ टू ट्रैवर्स इन दैट एरिया। नंबर 2, ईरान को जो ब्लॉकेट था, नेवल ब्लॉकेट दैट हैज बीन लिफ्टेड बाय द यूएसए। और बीच बीच में ये भी खबरें आ रही हैं कि ईरान हैज एग्रीड कि दे विल स्टॉप देयर परसूट ऑफ न्यूक्लियर वेपन, दे विल आल्सो डाइल्यूट, उनके पास जो एनरिचमेंट है यूरेनियम का भी 60%, एंड हॉर्मुज़ को वो खोल देंगे। ये 3 चीजें अगर ये हो जाती हैं या नहीं भी होती हैं वो अलग बात है, वी कांट प्रेडिक्ट अबाउट दैट। नो, द क्वेश्चन इज इस समय व्हाट यूएसए इज लूजिंग, टाइम को छोड़ के यूएसए को क्या नुकसान हो रहा है? दे आर मेकिंग गुड मनी, रादर दे वर मेकिंग गुड मनी। जब क्रूड प्राइस जो 118-20 के रेंज में घूम रहे थे, दे आर बेनिफिशियरी। उनके जो नॉर्मल लोगों के ऊपर थोड़ा बहुत इन्फ्लेशन का इम्पैक्ट आया हुआ, नहीं, पर सर ये बहुत अमेजिंग आपने कंपैरिजन भी किया। मैं ये समझूंगी कि इसे समझाने के लिए भी आपने बहुत अच्छी एक तस्वीर दिखाई है कि ये एक T20 मैच नहीं है, ये एक टेस्ट मैच है और उसके लिए समय लगेगा जानने के लिए कि विजेता कौन है। विराट सर, आप समझ पा रहे बैटिंग कौन किस तरफ से कर रहा है? मोसाद समझ नहीं आ रहा कि कैसे फील्ड करेगा, कैसे इस पूरी स्थिति को कंट्रोल में अपने रखेगा, क्योंकि इनिशिएट तो उन्होंने ही किया था। रितु जी देखिए, इसमें जो मैच जो चल रहा है वो फील्ड पे या पिच पे नहीं चल रहा है, इस समय वो चल रहा है ड्रेसिंग रूम में। और समझने वाली बात ये है कि देखिए कतार ये सर आप एक और यहाँ पर गुत्थी ऐड कर रहे हैं कि ड्रेसिंग रूम में चल रहा है मैच, पर्दे के पीछे चल रहा है। कहने की बात ये है कि पर्दे के पीछे चल रहा है सारा मैच। और देखिए जैसा कि अभी सर ने बोला, इसको आप टेस्ट मैच के तौर पे देखिए, दोनों देश एक दूसरे के ऊपर दबाव बनाने की कोशिश कर रहे हैं लगातार। अभी जो ईरानी मिलिट्री हेडक्वार्टर है उन्होंने भी ये बात कही है कि हॉर्मुज़ पे किसी भी तरीके का मिलिट्री मिस एडवेंचर अमेरिका की तरफ से दिक्कत में ला सकता है अमेरिका के जो एसेट्स हैं। तो लगातार कहीं ना कहीं एक दूसरे के ऊपर वो जो इंफॉर्मेशन वॉरफेयर, साइकोलॉजिकल वॉरफेयर, ये सब सारी चीजों का प्रयास चल रहा है दोनों ही तरफ से। पर बिहाइंड दी कर्टन, पर्दे के पीछे जो बातचीत चल रही है वो मुझे कहीं ना कहीं लगती है कि ये एक इंटरिम समझौता कहीं आगे चल के हो सकता है परमानेंट समझौते में बदल जाए। दोनों देश आपस में सामने सामने बात नहीं कर रहे हैं, पर देखिए एक चीज तेहरान ने भी बोली है कि हम कम्युनिकेशन चैनल, एक हॉटलाइन टाइप की एस्टैब्लिश करना चाहेंगे वॉशिंगटन के साथ, जिससे जो भी रिपोर्ट है, जो भी ब्रीचेज हैं इस इंटरिम समझौते के, उनको आपस में बातचीत करके सुलझाया जा सके। तो ये एक बड़ी अच्छी बात कही गई है। पर यहाँ पे एक चीज और कहूंगा, इजराइल की हम लोग लगातार बात करते हैं कि इजराइल नहीं चाहता कि समझौता हो,
आज लेबनान के जो राष्ट्रपति हैं जोसेफ खलील, उन्होंने भी एक चीज कही, और वो याद रहे कि वो एक मिलिट्री जनरल से पॉलिटिशियन बने हैं, वहां के राष्ट्रपति बने हैं। उन्होंने कहा है कि हम 1 इंच भी लेबनान की जमीन नहीं देंगे इजराइल को, क्योंकि उनके ऊपर भी कहीं ना कहीं उनकी जो सिविलियन जनता है उसका दबाव है। एक्सेप्टेड है ये, इजराइल एक्सेप्ट करेगा किसी भी कीमत पर स्टेटमेंट को नहीं कर पाएगा। हाँ, बिल्कुल नहीं एक्सेप्ट करेगा, और इसीलिए ये विवाद बढ़ने की संभावना है। एक जो तबका अलग बिहेव कर रहा है वो है इजराइल, और अब शायद उसमें लेबनान भी अपनी इज्जत, जो सेल्फ रिस्पेक्ट है, उसको बचाने के लिए और अपने देशवासियों को एक सिग्नलिंग करने के लिए कह रहा है कि हम 1 इंच भी जमीन नहीं देंगे। ऐसे में ये पेच कहीं और ज्यादा पेचीदा हो जाता है, ये पूरा खेल कहीं और ज्यादा कठिन हो जाता है, क्योंकि सिर्फ 2 पार्टीज नहीं खेल रही, 4 पार्टीज ये टेस्ट मैच खेल रही हैं, और ऐसे में दिक्कतें बढ़ने की संभावना कहीं ना कहीं हो जाती है। नाज़िम अशरफी, एक प्रश्न आपसे मेरा, अभी ईरान को हम देखें, प्रश्न ये है कि ईरान चाहता ही नहीं है, ना वो बैटिंग चाह रहा है ना वो बॉलिंग चाह रहा है। अगर मैं इसी फिलॉसफी को यहाँ पर थोड़ा और अपग्रेड कर दूं, ईरान चाह रहा है कि हमें गेम ही नहीं खेलना है, बैट बॉल किसका है, न्यूक्लियर वेपन्स किसके हैं, डस्ट किसका है, मतलब ही नहीं है। वो कह रहे हैं हमें अपना प्रोग्राम आगे बढ़ाना है, हमें अमेरिका इजराइल से खतरा है, हम उसके लिए अपने न्यूक्लियर वेपन्स रेडी रखेंगे। बात डील की हो, दोहा मीडिएशंस की हो, पाकिस्तान के इन्वॉल्वमेंट की हो, नन ऑफ यहाँ ईरान्स बिजनेस। देखिए रितु जी, ये बड़ा लंबा मामला है, इतनी आसानी से हम इसे शॉर्टकट में फिनिश नहीं कर सकते। ये ठीक है, टेस्ट मैच से अगर इसको हम करें तो मुझे अच्छा लगा। टेस्ट मैच हो सकता है, मतलब उसके मुराद ये है उससे, ये तो एक थोड़ा सा एक छोटा सा थॉट प्रोसेस था। सुशील सर इससे एक्सप्लेन करना चाह रहे थे। आप नहीं, ठीक था, कोई दिक्कत नहीं, कोई नहीं, अच्छा था। टेस्ट मैच से मुराद ये थी कि वो धीरे धीरे अभी खेले। देखिए ईरान तो पहले से ना खेलने के मूड में था, ना भी वो खेलने के मूड में है। अच्छा। लेकिन वो भी चाहता है, यहाँ जो मामला है ना, यहाँ ओवरऑल जो गल्फ कंट्रीज जितनी भी है, कहीं ना कहीं यूएस से जो अमेरिका जो उनको बहुत ज्यादा तवज्जो देता था। ईरान पहले से ये चाहता है कि अमेरिका जो हमें तवज्जो दे, हमारे उससे कारोबार अच्छे हों, हमारे वास्ते मुलाकातें उनसे अच्छी हों। ईरान उनसे लड़ना नहीं चाहता, अमेरिका से लड़ना ना वो उसने कभी चाहा ना चाहता है आगे भी, लेकिन मजबूरी है, मरता क्या ना करता, कहीं ना कहीं वो खींच लिया, या जैसे भी बहरहाल वो हुआ शॉर्टकट में। कहने का मतलब यह है कि अब जैसे और कंट्रियों में ये मतलब अमेरिका को बहुत ज्यादा ताकत और दम दिखाई देता था, अब ईरान ने अपनी तरफ उनका ध्यान खींचा है। ईरान चाहता है उनमें ताकत नहीं है जिनको आप आज तक वो देते आए हो, जिनको आप फायदा पहुंचवाते आए हो, या वो ताकत हमारे अंदर है, वो हमें जो आप चाहते हो वो हम आपको प्रोवाइड कराएंगे। तो ये ईरान चाहता है। दूसरी चीज ये है कि ईरान का मामला ये है, एनरिच क्यों किया? 60% से भी ऊपर ले जाने की कोशिश, यूरेनियम क्यों एनरिच कर रहे थे फिर? नहीं देखिए, वो तो वो करेगा, उसकी वजह यह है वो इसलिए करेगा क्योंकि सबके पास है तो उसके पास भी हो, तो क्या दिक्कत है, ये कोई बुरी बात नहीं है, वो करेगा। क्योंकि कहीं ना कहीं देखिए, बहुत लाइटली आपने कहते हैं कि सबके पास है तो व्हाई नॉट ईरान। प्रियंका जी, इसमें कुछ आप कोट करना चाह रही हैं? जी नमस्कार रितु जी। मैं सिर्फ आपकी एक टिप्पणी से थोड़ा सा मैं वाकिफ नहीं रखती हूँ कि मोसाद खून के आंसू रोएगा। ये थोड़ा सा मुझे ज्यादा लगा। आपकी प्रेजेंटेशन बहुत अच्छी थी, और बस यही मुझे थोड़ा सा बहुत ज्यादा लगा, क्योंकि देखिए हमारा जो इजराइल का जो प्लान है स्टार्टिंग से हमारा क्लियर है। हमने कभी भी ये नहीं कहा कि हम लेबनान को इन्वेड करने या ऑक्यूपाई करने के लिए वहां घुसे हैं। शुरू से हमारा जो पर्सपेक्टिव था वो सिर्फ और सिर्फ हिजबुल्लाह को डाइल्यूट करना था, और हम उसी को बड़े अच्छे से सक्सेसफुल भी रहे हैं। और उसके साथ अब लेबनान की सरकार भी हमारे साथ मिल करके उसके ऊपर काम कर रही है। तो यही पर्सपेक्टिव है। इन्वेड करना, टेरिटरी ऑक्यूपाई करना तो कभी पर्सपेक्टिव नहीं था। हमने अभी भी बोला है कि साइड बाय साइड लेबनान की आर्मी उसको टेक ओवर करेगी और आईडीएफ बैक ऑफ करेगी, ये सुनिश्चित करते हुए कि वहां पर हिजबुल्लाह की प्रेजेंस ना हो और डिसमेंटल और डिसआर्म्ड हो हिजबुल्लाह। ये है, और इसी में सीरिया का भी इन्वॉल्वमेंट है। हम लोगों ने कभी भी उसको ऑक्यूपाई करने की बात नहीं की। दूसरी बात जो बात है कि मोसाद अपने आप को या इजराइल अपने आप को कैसे बचाएगा, शुरू से हमारा पर्सपेक्टिव यही रहा है कि हमारी पूरी सर्वेलेंस है इनके न्यूक्लियर आर्म पे, इनके यूरेनियम पे। जहां जहां हमें हलचल महसूस होती है हम अटैक भी करेंगे और हम उसको डिसमेंटल भी करेंगे। दोनों लोगों को रखिए। नाज़िम अशरफी भी कुछ कहना चाह रहे हैं जी। देखिए मैं कह रहा हूँ, ये राजनीतिक विशेषज्ञ के तौर पर बैठी हैं, अब ये हम कहां से आ गए बीच में, हम करेंगे।
फिर इसका मतलब ये इजराइल की साइड से बैठे होना चाहिए था इनको। जी, मैं एक काम चीज मैं करती हूँ बता वहाँ की। मैं आई एम नहीं, वाइस काम प्रेसिडेंट करना अलग ऑफ द बात है, इजरायली आप थोड़ी पब्लिक कुछ कर रहे हैं। ऑर्गेनाइजेशन। आप कैसे मैं करेंगे उनके वहां? लिए काम आप हम नहीं करती हूँ, हो उनकी सकते, ऑर्गेनाइजेशन में। आप आई हम एम हो ही नहीं सकते, रिप्यूटेड। आप नहीं, नहीं हम हो तार्किक सकते। डिस्कशन हो रही है नो, ना, आई इस एम स्तर नॉट पे नहीं। सेटिस्फाइड योर हम मेंटेलिटी यूज एंड कर आप हम नहीं सकते। नो नो नो, आप हम कैसे हो सकते हैं? आप इजराइल थोड़े ही हैं। देखिए मैं बताता हूं, अमेरिका कुछ भी करे लेकिन ईरान इतनी जल्दी अमेरिका की बातों में नहीं आएगा, क्योंकि वो डोनाल्ड ट्रंप है जो अभी कुछ कहते हैं, थोड़ी देर के बाद कुछ कहते हैं। वो ठीक है, 2020 इसे टेस्ट मैच इसलिए बोला गया कि कहीं भी किसी भी समय कुछ भी हो सकता है, चालें बदली जा सकती हैं, प्यादे बदले जा सकते हैं। और एक चीज और में बड़ी अहम है, देखिए पंचायत कौन करवा रहा है, कॉम्प्रोमाइज कौन करवा रहा है, डील कौन करवा रहा है, वो है पाकिस्तान। पाकिस्तान का कहना ईरान बिल्कुल नहीं मानेगा। मैं आपको आज कह रहा हूं, आप नेशनल चैनल पर कह रहा हूं, लिख लीजिए, पाकिस्तान की किसी बात में अगर यही काम भारत करता, मैं मुंह पर तारीफ वाली बात नहीं कर रहा, यही काम भारत करता तो ईरान सोचता। लेकिन पाकिस्तान का कहना इसलिए नहीं मानेगा क्योंकि उसकी इतनी औकात नहीं है। और पाकिस्तान ने, आपने देखा होगा, जितनी भी डील अभी तक कराई है, जितनी बार भी कोशिश की है, वो हर बार नाकाम हुई है। इस बार भी कमरे के अंदर ही होकर रह प्रियंका गई, जी, बाहर जाएगी नहीं, क्योंकि बाहर पाकिस्तान इज जाएगी तो जस्ट अ डमी हेयर। सक्सेस करना नहीं है, सक्सेस नहीं करना मौलाना उसको, साहब, बाहर पाकिस्तान होगी इज तो जस्ट अ सक्सेस डमी होगी। हेयर। जो मेन बेनिफिशियरी है वो कतार है, वो दोहा है। नहीं, आपको पता है कतर मतलब सऊदी नहीं यार, अरेबिया और देखिए कतार की जो कतर का तो कोई फ्रिक्शन मतलब नहीं। चल रही अरे है आप 2017 तो ये भी कहते हैं से, यूएस रिजीम की चेंज हो गया। प्रेजेंस होते तो वक्त रिजीम वो जो मीन फ्रिक्शन है वो रिजीम काफी मीन फीकी थी। रिजीम, आप तो लेकिन ये भी आपको कहते हैं ना पता है रिजीम चेंज हो गया। 2017 कहाँ रिजीम में चेंज हो गया? इवन कतर को जो इन्वेड करने तक का आयतुल्लाह प्लान खामनेई था, का बेटा ही जो तो क्वाड्रेट ने बनाया सुप्रीम था, लीडर जिसमें बना ना। इजिप्ट मुस्तफा और खामनेई, बहरीन मुस्तफा और यूएई भी खामनेई थे। कौन है? आयतुल्लाह तो खामनेई ये वाली का। आप तो पिछली बार ये कह रहे थे रिजीम चेंज हो गया। कैसे रिजीम से चेंज हो बाहर गया? निकलेगा कहाँ या रिजीम फिर चेंज कर दिया आपने? इंटेंस आपने बैठे बैठे घर में रिजीम चेंज कर दिया। अरेबिया की। आयतुल्लाह खामनेई का बेटा मुस्तफा खामनेई सुप्रीम लीडर बना, उनकी के घराने से आज भी सुप्रीम लीडर है। कैसे रिजीम चेंज होगा? आपने तो कई डिबेटों में रिजीम भी चेंज कर दिया। शायद आपके घर में कोई बटन है, घर बैठे बैठे कर देती है। ओसामा बिन ईरान लादेन और उनका वो बेटा भी क्या सेम है? आप मुझे बताइए। अरे यार ओसामा सेम बिन नहीं है, लादेन और सेम की उनका बात नहीं बेटा है, क्या वो सेम सेम है? है। आपको पता है राजनीति वो कितनी सुप्रीम लीडर टॉक्सिक है। होती है। वो सेम बात अलग है, यहाँ पढ़े लिखे की बात नहीं हो रही। यहाँ सुप्रीम लीडर एज ए चुना गया है, एज ए सुप्रीम लीडर उनको चुना गया है ईरान का एक सुप्रीम एक लीडर, तो व्यक्ति वो से है लीडरशिप एक्चुअली। चेंज नहीं होती है। आप सिर्फ अरे आयतुल्लाह खामेनेई आप तो कह रहे थे नहीं, ना यहाँ पे रिजीम चेंज लड़ाई, हो गया। मुझे ऐसा लगता क्या है यहाँ किसी पे और को लड़ाई बैठा दिया? स्टेक होल्डर्स की हो गई है। स्टेक होल्डर है कौन इस जंग का? सुशील सर, आपके शब्दों में अगर हम समझें तो स्टेक होल्डर्स रियलिस्टिक फॉर्म में है कौन? इजराइल चाह रहा है क्या इस जंग को खत्म करना? देखिए, let's be very clear about certain things. Pakistan lacks the competence and the credibility to be a negotiator. ये जिम्मेवारी उनको यूएसए ने दी है ताकि वो थोड़ा हाईलाइट हो जाए, उनकी थोड़ी वर्ल्ड में इमेज बन जाए। अदरवाइज टोटल रोग एंड ए फेल्ड नेशन व्हिच इज रूइंड इटसेल्फ, उसको छोड़िए आप, दैट इज वन इशू। नंबर 2, अभी स्टेक होल्डर की बात अगर हम कहते हैं तो डायरेक्ट स्टेक होल्डर 3 है, इजराइल, ईरान और यूएसए। अभी जहां तक इजराइल का स्टेटस का कंसर्न है, दैट इज द प्रोडिजी ऑफ यूएसए। और ये अभी से नहीं है, पिछले बहुत सालों से है, बिकॉज इजराइल को सर्वाइवल के लिए यूएसए जो है वो चाहिए, और इनकी जो यहूदी लॉबी है वहां पे वो बहुत स्ट्रांग है, बी इट ए डेमोक्रेटिक और बी इट ए रिपब्लिक पार्टी, बट व्हेन इट कम्स टू इजराइल दे ऑल आर यूनाइटेड। So let's forget about that. And at any stage, USA will desert Israel. No way. दूसरा हम बात करते हैं कि क्या नेतन्याहू के अंदर इतनी पावर है कि वो अगर ट्रंप उसको बोले और वो मना कर दे? Not to my mind, because it's not possible. तो ये जो भी खेल खेला जा रहा है, ये जो आप कह रहे हैं डिप्लोमेटिक कि ट्रंप गेम, डिक्टेट कर रहे हैं नेतन्याहू को? या इट्स ऑल हैपनिंग बिहाइंड द कर्टेन्स। ये सारी गेम जो है ये ट्रम्प खेल रहा है, और दुनिया को ये दिखाने की कोशिश की जा रही है कि यूएसए जो है दैट इज वेरी कंसर्न, यू नो, इट्स अ मोबिलाइजेशन ऑफ वर्ल्ड ओपिनियन इन फेवर ऑफ यूएसए, इंक्लूडिंग द डोमेस्टिक ऑडियंस व्हिच दे हैव। प्रियंका जी वांट्स टू से समथिंग ऑन दिस। यस पठानिया साहब, मैं आपकी बहुत इज्जत करती हूँ, आप बड़े अच्छे पैनलिस्ट हैं। बट ये जो आपने बोला कि यहूदी लॉबी, मैं हमेशा ये सुनती आई हूँ इजराइल का इन्फ्लुएंस एंड यहूदी लॉबी इन यूएसए। आपको सबको बता दूं कि यूएसए क्रिश्चियन नहीं, जूडो क्रिश्चियन स्टेट है। उसके स्थापना से यहूदियों का, उसकी इकोनॉमी, उसके फिनेंस सिस्टम, उसके ट्रेड और हर चीज में बहुत बड़ा योगदान रहा है। ये कहना, जिस तरीके से भारत को हिंदुओं को सिर्फ भारत तक सीमित कर देते हैं, यहूदियों को सिर्फ इजराइल तक सीमित कर देते हैं, उनकी पूरी योगदान सिविलाइजेशन बनाने में, इकोनॉमी में, स्ट्रक्चर में, ट्रेड में, सभ्यता में, सब इग्नोर कर देते हैं दोनों कम्युनिटीज को। क्यों सिर्फ भारत और इजराइल तक ही
यहूदी सिर्फ इजराइल तक सीमित और हिंदू सिर्फ भारत तक सीमित, इस चीज को मैं एग्री नहीं करती हूँ। दे हैव द राइट, यहूदियों का जो योगदान है उसके थ्रू उनका राइट है कि वो इजराइल। लास्ट स्टेटमेंट। हाँ देखिए रितु जी, यहूदी कोई रिलीजन नहीं है, हिंदू रिलीजन है, हिंदू सनातन है, शाश्वत है। हिंदू रिलीजन, यहूदी को रिलीजन नहीं है, नॉट अ रिलीजन यहूदी, कोई रिलीजन है ही नहीं। आप मुझे किसी बुक्स में कहीं नहीं दिखा सकते। विराट सर, लास्ट कमेंट फ्रॉम यू, लास्ट कमेंट विराट सर। लास्ट कमेंट में एक छोटी सी बात कहूंगा, वो ये है कि 4 से 9 जुलाई के बीच में इनका जो खमेनी साहब है उनका स्टेट फ्यूनरल होना है। अच्छा। उसमें किसी तरीके का व्यवधान आता है, अमेरिका हमला करता है या मोसाद या कोई और खलल डाल देता है, तो ये बहुत बड़ा इवेंट होने वाला है। 5-6 दिन का ये इवेंट है। इसमें किस तरीके से ये पूरा इवेंट पार होता है ये देखना बहुत जरूरी होगा। और इतने मिलियंस, मतलब एक्चुअली मिलियंस लोग वहां पे पहुंचे होंगे, करोड़ों लोग होंगे, उसमें इसका एक पूरे शांति से निकल जाए। और अमेरिका ने एक और थ्रेट दिया है कि मुस्तफा खमैनी को मार के रहेंगे, तो वो अपने पिता के फ्यूनरल में आएंगे नहीं आएंगे, ये भी एक बहुत बड़ा सवाल है। आने वाले 4-5 दिन में ये अगर एक बार क्लियर हो जाता है, और देखना होगा कि इस पूरी कंडीशन में होता क्या है। सुशील सर जल्दी से, जरा समय मेरे पास कम है, एक ब्रेक। I just take 1 second to make the environment little lighter. एक शेर है, वो कहते हैं कि इब्तिदाई इश्क में रोता है क्या, आगे आगे देखिए होता है क्या। So I finish my statement. Thank you. थैंक यू सो मच फॉर ज्वाइनिंग, सभी का शुक्रिया। इतना ही वक्त मेरे पास था, एक छोटा सा ब्रेक लेना, एक ब्रेक के लिए यहाँ रुक रहे हैं। आप बने रहिए इंडिया डेली के साथ। देखिए इंडिया डेली 24/7 अब आपके स्मार्ट टीवी पर। इंडिया डेली मौजूद है सभी डिजिटल प्लेटफॉर्म पर लाइव और लगातार। इंडिया डेली 24/7 हर दिन राष्ट्र को समर्पित।